हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ITR 4 कैसे फाइल करते हैं वो बताऊंगी। बताना तो मैं ITR 3 चाहती थी क्योंकि ITR 1 पहले बताया, ITR 2 बताया, अब ITR 3 की बारी थी। बट अभी तक उसकी यूटिलिटी ही अवेलेबल नहीं हुई है, इस वजह से अपन उसको स्किप करते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। एंड अब मैं आपको ITR 4 बताऊंगी। ITR 4 इंडिविजुअल HUF फर्म्स के लिए है। बेसिकली ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए है। जो इंडिविजुअल HUF फर्म प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं, मतलब सेक्शन 44 AD में रिटर्न फाइल करते हैं, 44 ADA में फाइल करते हैं, या उसके जो अदर सेक्शंस हैं उसमें वो फॉल करके अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। बेसिकली बुक्स नहीं मेंटेन करना चाहते हैं और जो मिनिमम परसेंटेज बताया है इस सेक्शन में, जैसे 44 AD में मिनिमम आप 8% टैक्स दे सकते हैं और बुक्स नहीं बता के आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वैसे ही 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए आया है और उसमें आप मिनिमम 50% बता सकते हैं नेट प्रॉफिट, और उसमें टैक्स देके आप बुक्स मेंटेन नहीं करें तो भी चलेगा। वैसे ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अदर सेक्शंस भी हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल HUF फर्म प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहा है तो वो ITR 4 फाइल करेगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के साथ साथ आपकी और कौन सी इनकम हो सकती है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो सैलरी से है तो भी आप ITR 4 में सैलरी की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। वैसे ही अगर हाउस प्रॉपर्टी की भी आपकी इनकम है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, 44 AD एंड 44 ADA और अदर प्रोफेशनल प्रिजम्पटिव सेक्शन का बेनिफिट आप ले रहे हैं PGBP में, इसके साथ अगर आपकी सैलरी से रिलेटेड है तो आप सैलरी की इनकम शो कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप उसकी इनकम भी शो कर सकते हैं ITR 4 में। पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से है तो ITR 4 फाइल कर सकते हैं, बट एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और साथ में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी है तो देन यू हैव टू गो फॉर ITR 3। इसके अलावा अगर आपके अदर सोर्सेज से भी इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम कहाँ से? इंटरेस्ट इनकम एंड और फैमिली पेंशन, ये दो ही अलाउड है। इसके अलावा अगर आपकी लॉटरी से है या फिर अदर देन इंटरेस्ट इनकम एंड फैमिली पेंशन है तो फिर आपको ITR 3 के लिए जाना पड़ेगा या अदर ITR जाना पड़ेगा, जैसे भी डिपेंड करता है अदर इनकम के बेसिस पे। तो ITR 4 में आपको सैलरी से रिलेटेड है तो आप फाइल करें। आपका PGBP में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है तो आप फाइल करें, मतलब बुक्स मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो आप ITR 4 में फाइल करें। हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप ITR 4 में जा सकते हैं। एंड अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट इनकम एंड और फैमिली पेंशन इनकम, ये दो ही अदर सोर्सेज की अलाउड है। इसके अलावा अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और वो अप टू 5,000 है तो आप ITR 4 में रह सकते हैं। बट अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम या एग्जेम्प्ट इनकम मोर देन 5,000 है तो देन यू हैव टू गो फॉर अदर ITR। तो ये तो हो गई कि किस किस कौन कौन से आपके सोर्सेस से इनकम होगी तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ITR 4 कौन कौन नहीं फाइल कर सकता? जो बुक्स बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का नहीं बेनिफिट लेना चाहते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो ITR 3 फाइल करेंगे। वैसे ही अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, कैपिटल गेन का कोई भी कॉलम नहीं है ITR 4 में, तो आपको फिर ITR 3 में जाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ थी बातें कि जो अपने ITR 4 से रिलेटेड है। अब अपन एक बार कंप्यूटेशन और देख लेते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा कंप्यूटेशन बनाया है आप लोगों को विद एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो सैलरी की इनकम है 6,32,292, जिसमें मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है 50,000 का। उसके बाद एक हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम बताई है, जिसमें रेंटल इनकम 72,000 है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। नेट होने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन है अपना, और नेट अपनी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ गई। वैसे ही PGBP से है प्रोफेशनल फीस।
मतलब मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रही हूँ, और मैंने देन उसमें 50% अपनी इनकम शो करी है, और अदर सोर्सेज से इनकम है। इसके अलावा मेरे एटीसी के डिडक्शंस हैं, और जो मैंने बैंक इंटरेस्ट बताया है एटीटीटीए का, मुझे उसका बेनिफिट भी मिल जाता है क्योंकि उसमें लिमिट 10,000 तक की है। उसके बाद मैंने अपने नॉर्मल रेट से टैक्स कंप्यूट कर लिया। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 2021 की मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने का भी, जो कि सेक्शन 115 बीएसी बताता है। उसमें आपको क्या करना है, आपको न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स एक बार कैलकुलेट करना है। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो कंप्यूटेशन कभी भी बनेगा, तो वो हमेशा दो प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि आपको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है या न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। उसके अकॉर्डिंग ही आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो मैंने क्या किया, ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी बनाया और न्यू रिजीम के हिसाब से बनाया। अब मैं आपको न्यू रिजीम में बताती हूँ कि सैलरी में मैंने सेम 6,32,292 की सैलरी ली। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप न्यू रिजीम फॉलो कर रहे हैं, आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है वो नहीं मिलता है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका लॉस आ रहा है तो आप उसका बेनिफिट भी नहीं ले सकते, तो मेरा तो प्रॉफिट ही आ रहा था। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। एक चीज और है कि एटीसी, एटीसी का भी बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलता। तो मैंने न्यू रिजीम में कंप्यूट करा, और उसके हिसाब से टैक्स जो न्यू रिजीम के टैक्स लगते हैं उसके हिसाब से टैक्स कंप्यूट करा। तो मैंने देखा कंपेयर करके कि न्यू रिजीम में मेरा टैक्स बन रहा है 56,502, और जो ओल्ड रिजीम है उसमें मेरा जो टैक्स बन रहा है आप देख सकते हैं, वो आफ्टर सारे डिडक्शंस 44,084 बन रहा है। तो मेरे लिए बेनिफिशियल क्या रहा, ओल्ड रिजीम। ये आपको एक्सरसाइज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने 1 में 2 में और अभी 4 में भी आपको सब में वो ऑप्शन पूछता है कि आप ऑप्ट करना चाहते हैं न्यू रिजीम को तो यस करें, अदरवाइज नो करें। ये आपको स्टार्टिंग में ही पूछता है, जैसे कि आपकी जो फर्दर आपकी पूरी रिटर्न है वो उस हिसाब से फ्रीज हो जाती है। जैसे आपने न्यू रिजीम को ऑप्ट करा है तो फिर वो डिडक्शंस आपको नहीं देता है, और ओल्ड रेजिम में करें तो फिर एज इट इज रिटर्न रहता है। इसी के साथ साथ जब आप ऑप्ट करते हैं न्यू रिजीम को तो आपको एक और फाइल, एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 10IE, जिसके जिससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाऊंगी डिटेल में कि आप उस फॉर्म को कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर पीजीबीपी है आपकी इनकम, आपके रिटर्न में पीजीबीपी से है, तो आपका कौन सा टाइम है जब आप वो रिटर्न वो फॉर्म फाइल करें। और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है अदर देन पीजीबीपी जिनकी इनकम है, तो आप फॉर्म कब फाइल करें, तो उसको अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो अपन देखते हैं ITR 4 से रिलेटेड। तो मैंने आपको कंप्यूटेशन बता दिया है, अब अपन रिटर्न की ओर चलते हैं। तो ITR 4 ऑनलाइन भी जा सकता है एंड ऑफलाइन भी जा सकता है। तो ऑनलाइन मैं आपको बताती हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न में आप पहले आप लॉग इन करेंगे इनकम टैक्स साइट पे, देन ई फाइल पे जाएंगे, वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न है। इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स पे आपको क्लिक करना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट असेसमेंट ईयर एंड प्रेस कंटिन्यू बटन। देन आपको वो दो ऑप्शन देगा कि आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप यूटिलिटी डाउनलोड करके उसमें ITR 4 सिलेक्ट करके फिर आप सिलेक्शन कर सकते हैं, बट आपके पास जब ऑनलाइन ऑप्शन है तो वाई गो फॉर ऑफलाइन मोड। तो अपन जब ऑनलाइन ऑप्ट करेंगे देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपसे वो फर्दर पूछेगा कि आपका स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स है। तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, अदर्स आपके फर्म के लिए हुए। बट अगर आप LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। फिर आपको यहाँ पर ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं या 4, तो मैं अभी 4 आपको बता रही हूँ। यहाँ पर फिर आपके पास आपको बताया जाएगा कि ITR 4 किसके लिए होता है। तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म के लिए होता है अदर देन LLP।
जो रेसिडेंट है और उनकी जो टोटल इनकम है अप टू 50 लाख है, वो लोग ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो PGBP की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, ये प्रिजम्पटिव से रिलेटेड हो, मतलब 44 AD से, 44 ADA से या 44 AE से। बट अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी में और उसने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी उसने एक्वायर करे हैं कंपनी के, तो वो भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ITR 4 में कंपनी की डिटेल डालने की कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको ITR 3 उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन प्रोसीड विथ ITR 4 करते हैं। फिर आपको वो 3 स्टेप की प्रोसेस होगी। फर्स्ट होगा वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप, confirm your return summary, verify and submit your return। और आपके लिए यहाँ पर हर एक रिटर्न में हेल्प प्रोवाइड की गई है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेफर करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये अपने न्यू इनकम टैक्स पोर्टल की खासियत है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे अपन क्लिक करते हैं। उसके बाद वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। क्या आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस कर गई है टैक्सेबल इनकम इसलिए, या फिर आपका कोई और आप किसी और वजह से फाइल करना चाहते हैं, जैसे कि आपने जो अपने करंट अकाउंट है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करा है, तो इसलिए आप लाइबल हैं टू फाइल द रिटर्न। या फिर आपने फॉरेन टूर किया है, या किसी ने फॉरेन टूर किया है तो आपने उसका एक्सपेंडिचर उठाया है जो कि एग्रीगेट में 2 लाख से ज्यादा का क्रॉस करता है, तो तब भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है मोर देन 1 लाख का इन अ ईयर, तो आपको तब भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या इसके अलावा कोई रिफंड वगैरह है, तो ये इसके कारण आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये आपको रीजन मेंशन करना है। फिर आपको कंटिन्यू करना। अभी मैंने टैक्सेबल इनकम है मेरी, इसलिए मैंने वो टैक्सेबल इनकम वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपके पास 6 पेजेस ओपन होंगे। फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन का, देन ग्रॉस टोटल इनकम का, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम का, फिर टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये जो 6 स्टेप को आप क्रॉस करोगे तो फिर आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो अपन फर्स्ट देखते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे इट विल बी प्री फिल्ड, तो आपको जस्ट उसको एक बार देखना है कि सारी चीजें सही हैं कि नहीं। हाँ, अब फिर उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आपके अगर सैलरी से इनकम है, सैलरी हेड से इनकम है, तो आपके जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशनर है आप, या कुछ अदर जैसे प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयर स्टेटस आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी अदर कर रही हूँ। उसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन सिलेक्ट करना रहता है कि ये आपकी सेक्शन 139 मतलब बिफोर ड्यू डेट वाली रिटर्न है, बिलेटेड है, रिवाइज्ड है, या फिर आप किसी नोटिस के तहत फाइल कर रहे हैं। तो अभी तो अपन बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, वो पूछेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। जो मैंने अभी आपको कंप्यूटेशन बताया था उसमें वो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे मैंने अभी जब अपना कंप्यूट की इनकम, तो उससे मुझे क्या पता चला कि मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूंगी। आप इसके बाद रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको आगे चल के लगता है कि नहीं मुझे रिस्पॉन्स चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। बट ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसको ऑप्ट करने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। whether this return is being filed by representative SSE, then आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर आप खुद सेल्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव SSE है तो वो येस पे क्लिक करेगा। देन आपको बैंक डिटेल को कंफर्म करना है कि आप कौन से बैंक में रिफंड चाहते हैं, या फिर आप कुछ कोई दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं आपको अगर दूसरे अकाउंट में रिफंड चाहिए।
फिर आप जब ये सबको फिल कर देंगे तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देन फर्स्ट स्टेप जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो जाएगी। अब अपन क्रॉस टोटल इनकम पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप, सबसे पहले वो आपसे सैलरी की डिटेल पूछेगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस और यूनिफॉर्म। अगर आपके ये डिडक्शंस हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14I से रिलेटेड, तो आपको यस करके एक्सपेंडिचर की डिटेल देना है। अभी मेरी नहीं है इसलिए मैं नो कर रही हूँ। फिर अगर आपके जो एग्जेम्पशन है वो रिलेटेड टू स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड है, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। और अगर आपका है तो आप यस करके अमाउंट बताएं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। देन नेक्स्ट एग्जेम्पशन इज रिलेटेड टू हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको HRA मिलता है तो आपको यस पे क्लिक करके अमाउंट बताना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। फिर आर यू लाइबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपका लीव ट्रैवल अलाउंस का भी एग्जेम्पशन है तो आपको यस करके अमाउंट बताना है, अदरवाइज नो पे। इसके अलावा कोई और एग्जेम्पशन है तो आप यस करके स्पेसिफाई करें एग्जेम्पशन अमाउंट, अदरवाइज नो करें। ये सब सिलेक्शन के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब अपन सैलरी की इंफॉर्मेशन डालेंगे। परकिसेट्स अपना 0 था, प्रॉफिट इन ल्यू 0, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं था, उसने इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली दे दिया। तो मेरी जो नेट इनकम फ्रॉम सैलरी है वो 5,82,292 होती है, उसको मैं सेव कर लूंगी। नेक्स्ट मेरे को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालना है, तो एड में मैं क्लिक करूंगी। आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम लेट आउट है। तो लेट आउट के केस में आपको लेट आउट सिलेक्ट करना है। ग्रॉस रेंट बताना है। म्युनिसिपल टैक्स मतलब आपने अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो आपको वो अमाउंट भी बताना है, आप क्लेम कर सकते हैं। ये कैश बेसिस के हिसाब से अलाउ होता है, अक्रूवल के हिसाब से नहीं होता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल है तो आपको वो अमाउंट बताना है। मेरे केस में 0 है तो मैंने 0 बताया। वैसे ही अगर अरियर रेंट आपको मिले है, अनरियलाइज रेंट मिला है, तो आपको उसका अमाउंट भी बताना है। और आप जब सारी डिटेल फिल कर देंगे तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी ऐड हो जाएगी। देन आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम बतानी है। तो नेचर ऑफ बिजनेस आपको सबसे पहले बताना है। अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल होगी फर्स्ट में। देन सेकंड में प्रोफेशन से रिलेटेड एंड थर्ड में गुड्स कैरेज से रिलेटेड। अगर आप 44A सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं तो आप गुड्स कैरेज में फॉलो करते हैं। तो अभी मेरा प्रोफेशन है तो मैं प्रोफेशन सेलेक्ट करती हूँ। नेम ऑफ बिजनेस, फिर आपको कोड सेलेक्ट करना है। टैक्स कंसल्टेंसी, डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिए कंसल्टेंसी। देन वो आपसे ग्रॉस रिसीट पूछेगा कि आपकी ग्रॉस रिसीट कितनी है।
देन आपको प्रिजेम्पटिव इनकम बतानी है, मिनिमम 50% और जो भी हायर अमाउंट है। और यहाँ पर जो एरर बता रहा है, एरर का ये मतलब है कि अगर मैं 50% से कम बताती हूँ तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ये सेक्शन 44 एडीए भी बोलता है कि आप जो मिनिमम अमाउंट बताया गया है, 44 एडी बिजनेस के केस में 44 एडी लगता है सेक्शन, जिसमें मिनिमम 8% बताया गया कि आप मिनिमम 8% इनकम डिस्क्लोज करके आप टैक्स जमा कर सकते हैं, तो बुक्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप 8% से कम बताते हैं तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना जरूरी है। वैसे ही सेक्शन 44 एडीए में भी है, जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर आप मिनिमम 50% शो करते हैं इनकम या हायर बता सकते हैं, तो आप उस पर टैक्स जमा कर दें तो बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप 50% से कम बताते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो उसने यही एरर यहाँ बताया है। फिर मैंने जब ये दोनों अमाउंट कर दिया तो मैं ऐड पे क्लिक करूंगी, तो इससे मेरी बिजनेस की प्रोफेशन की भी इनकम ऐड हो जाएगी। फिर आपको अदर सोर्सेज से रिलेटेड इनकम बतानी है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपकी क्या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है। तो मेरे केस में सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, तो मैं येस पे क्लिक कर रही हूँ और 250 मैंने बता दिया। फिर उसने पूछा कि क्या आपके डिपॉजिट्स है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उससे आपको इनकम रिसीव हुई है, मतलब एफडी इंटरेस्ट है क्या। तो आपकी एफडी इंटरेस्ट है तो आपको येस पे क्लिक करके अमाउंट बताना है, जैसे मैंने अभी सेविंग बैंक पे बताया। वैसे ही अगर आपकी फैमिली पेंशन इनकम है तो आपको येस करके फैमिली पेंशन इनकम बतानी है। और आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, प्रीवियस ईयर के जो रिफंड आए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो वो भी टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में। तो आपको उसमें येस करके अमाउंट बताना है। इसके अलावा कोई और इनकम है तो आपको येस करके अमाउंट बताना है। और डिविडेंड इनकम है तो आपको डिविडेंड इनकम भी यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। और देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ऐसे अपनी अदर सोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी फिल हो जाएगी। जब आपकी ग्रॉस टोटल कंप्यूट हो जाएगी, आप एक बार अपने कंप्यूटेशन से मैच कर लेंगे उसको, सब कुछ सही है तो आप कंफर्म पे क्लिक करें। तो आपका क्या हुआ, सेकंड ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है आपसे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपको वो इंफॉर्मेशन बतानी है, जैसे कि पार्टनर का जो कैपिटल अमाउंट है वो कितना है, सिक्योर्ड लोन्स कितना है, अनसिक्योर्ड लोन्स कितना है। मतलब आपसे ये मांगा जा रहा है, बुक्स पूरी डिस्क्लोज नहीं करना है आपको इसमें, बट जो लिमिटेड है, जैसे एडवांस कोई है तो आपको एडवांस अमाउंट, क्रेडिटर्स का है, कुछ लोन अमाउंट है तो आप वो बता सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर अमाउंट हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे अगर नहीं है तो आप जीरो भी बता सकते हैं क्रेडिटर्स में। वैसे ही इन्वेंट्री क्या कंपलसरी है, मेरा प्रोफेशन है तो इन्वेंट्री नहीं होगी, इसलिए मैं इसको जीरो बता रही हूँ। वैसे ही डेटर्स भी मेरे नहीं है तो मैं जीरो बता सकती हूँ। कैश इन हैंड मुझे बताना पड़ेगा कि कितना है, तो मैं यहाँ आप कैश इन हैंड की इंफॉर्मेशन बता दूंगी। देन आप इसको ऐड कर दीजिए। अगर आपकी जीएसटी से रिलेटेड है तो आप यहाँ ऐड डिटेल्स करके जीएसटी में कितना टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी जो एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल है वो आपको नेक्स्ट कॉलम में एग्जेम्प्ट इनकम में ऐड डिटेल्स करके डाल देनी है, और ऐसे आप कंफर्म कर देंगे तो आपकी जो थर्ड स्टेप है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम वो भी फिल हो जाएगा। अब आते हैं डिडक्शंस पे, एटीसी के डिडक्शंस, एटीडी, एटी डबल डी। तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि डोनेशन है क्या आपका। अगर आपने डोनेशन करा हुआ है तो आप यस करके स्पेसिफाई कर दीजिए डोनेशन का अमाउंट।
फिर नेक्स्ट 80 जी में आपका है डिडक्शन, तो आपको उसमें यस करके अमाउंट फिल करना है। नेक्स्ट आपसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पूछा गया है कि आपने क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, तो अगर आपने आपके 80 के डिडक्शंस हैं तो आपको यस करना है और अमाउंट स्पेसिफाई करना है, तो मैं यहाँ अमाउंट स्पेसिफाई कर दूंगी। नेक्स्ट अगर आपके पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है, पेंशन स्कीम किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप आपका 80 सीसीडी में अगर डिडक्शन है तो आप यस करके अमाउंट स्पेसिफाई कर दें, अदरवाइज नो कर दें। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन भी मिलता है 80 में, तो आप उसको यस करके स्पेसिफाई कर दें अमाउंट, अदरवाइज नो कर दें। और अगर कोई और डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं यस करके, जो अपने ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे कि 80 ट्रिपल सी, 80 CCD1, या आपने 80 डबल डी में इन्वेस्टमेंट करा है तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे 80 TT है, मेरे केस में 80 TT है, मैंने क्योंकि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बताया था तो वो मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती हूँ 250 रुपीज का। देन आप कंफर्म कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो वो आपसे फिर वेरीफाई करने बोलेगा कि आपने जो जो डिडक्शंस बताए हैं एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, अगर छूटा है तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। देन यू नीड टू कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका टोटल डिडक्शन से रिलेटेड पेज भी फिल्ड अप हो जाएगा। अब अपन टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। टैक्स पेड में आपको टीडीएस से रिलेटेड वो आप क्वेश्चन पूछेगा कि सैलरी में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप यहाँ पर डिटेल्स बताएं, और अदर देन सैलरी से रिलेटेड है तो आपको नेक्स्ट कॉलम में बताना है। फिर टीसीएस से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बतानी है, एडवांस टैक्स आपने कुछ पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो देन आपको लास्ट कॉलम में बताना है। ऐसे करके टोटल टैक्स पेड को आप कंफर्म कर देंगे। फिर आपकी टोटल लाइबिलिटी कंप्यूट होगी, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं टोटल लाइबिलिटी कंप्यूट कैसे हुई है। तो यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद टैक्स पेबल की इंफॉर्मेशन पता चलेगी, टैक्स पेबल कैसे आया। जैसे आप शो कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो वो बकायदा आपको स्लैब वाइज बताएंगे कि आपका कैसे टैक्स कंप्यूट हुआ है। उसके बाद आपको रिबेट मिलेगा कि नहीं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। मेरे केस में 5 लाख तक 5 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम, तो इसलिए मुझे रिबेट नहीं मिला। टैक्स पेबल एंड रिबेट के टोटल इनकम आएगा। देन सेस का कैलकुलेशन बताया जाएगा कि सेस का कैलकुलेशन कैसे हुआ है 4%। उसके बाद आपके कोई रिलीफ है तो वो आप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अरियर्स मिलते हैं तो रिलीफ आती है, इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना है, बट अभी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है अपने इनकम टैक्स पोर्टल में, इसलिए मैं नहीं बना पाई हूँ। जैसे ही आएगा तो मैं तुरंत बनाऊंगी। फिर उसके बाद आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, 234A से रिलेटेड। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो 234A का इंटरेस्ट लगता है। 234B एंड C एडवांस टैक्स से रिलेटेड है, तो अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो देन 234B एंड C कंप्यूट होता है। तो विद इंटरेस्ट मेरा अमाउंट बन रहा है 49,025। इसको मैं कंफर्म कर दूंगी, तो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी भी कंफर्म हो गई। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगी। प्रोसीड पे क्लिक करके मुझे वो पेमेंट करने का ऑप्शन देगा कि आपको पे करना है, तो मैं पे नाउ भी कर सकती हूँ और पे लेटर भी कर सकती हूँ। पे लेटर करने के बाद वो तब भी बोलेगा कि आप पे नाउ करें एंड प्रीव्यू कर सकते हैं रिटर्न। तो आप जैसे ही टैक्स पे कर देंगे देन लास्ट स्टेप बचता है वेरीफाई एंड सबमिट रिटर्न का। तो होप आपको ITR 4 अच्छे से समझ आया होगा।
एंड अब आपको कोई परेशानी आएगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।